बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने जनरल प्रॉपर्टी प्रायोरिटी ट्रेंड पढ़ा था और मैंने फिर आपको बताया था कि हम इसमें दो फैमिलीज़ को स्टडी करेंगे। एक है हेलोजन फैमिली, साल्ट फार्मिंग फैमिली जिसे हम कहते हैं। उसमें हम इंटर हेलोजन मालिक्यूल्स और सीडो हेलोजन मालिक्यूल को स्टडी करेंगे। उससे आगे जो फैमिली है नोबल गैस फैमिली, रेयर गैस फैमिली या ज़ीरो फैमिली भी कहते हैं। इसके अंदर हम नोबल गैसेस होती क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पे रेडॉन मैंने नहीं लिखा क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो आमतौर पे एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पाया जाता। उसे हम रेडियम एलिमेंट के डीके से बना सकते हैं और रेडियोएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें, पीरियोडिक टेबल के राइट एक्सट्रीम राइट साइड पे एक कॉलम है, एक ग्रुप है जिसे हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं, जिसे मैंने ब्लैक बाउंड्री से सेपरेट करके दिखाया हुआ है। अभी हम चलते हैं नोबल गैसेस होती क्या है। नोबल गैसेस बच्चे वो वाले एलिमेंट हैं जो 8A ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से वो किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते। अभी हम नोबल गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। 6 एलिमेंट पाए जाते हैं नोबल गैसेस के अंदर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये गैसेस हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं देते, ये सिर्फ चंद एक ही कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव हैं। इसी वजह से इन्हें हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तमाम जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं सिवाय रेडॉन के। रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम को अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम का या एयर के वॉल्यूम का 1% नोबल गैसेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आर्गन उसका मेजर पोर्शन है। ड्राई एयर राउंड अबाउट 1% जो ड्राई एयर है बाय वॉल्यूम हमारे पास नोबल गैसेस का बना हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है। और याद रखें कि जो नोबल गैसेस होती हैं आम तौर पे हम एयर से ही सेपरेट करते हैं। एयर से हम अलग अलग करके उसे वहाँ पे देख सकते हैं। एयर से किस तरह सेपरेट कर सकते हैं? दो प्रोसेस हैं, लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन। लेकिन जो रेडॉन है सिर्फ और सिर्फ रेडॉन क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही नहीं पाया जाता, इसी वजह से जब रेडियम 226 डीके करता है तो रेडॉन 222 बनता है प्लस साथ में हीलियम पार्टिकल बनता है। इसी तरह अगर हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तमाम जो नोबल गैसेस हैं उनकी NS2 NP6 है, सिवाय हीलियम के जिसके अंदर पहला ही उसका आखिरी शेल है, 1s शेल लास्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी जो नोबल गैसेस होती हैं ज़्यादा होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, अट्रैक्शन कम होती है। जब अट्रैक्शन कम होगी तो उस वक्त हमारे पास
इलेक्ट्रॉन निकालना, किक आउट करना आसान हो जाएगा। और आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी हम वो वाली एनर्जी कहते हैं जिससे हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट करते हैं, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। और ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, आयनाइजेशन इंथैल्पी दी गई है। हीलियम की सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज़ छोटा है, न्यूक्लियस के नज़दीक आखिरी शेल है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन रेडॉन के अंदर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से दूर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है। एटॉमिक रेडियाई, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और जो ही हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग इनर विनिंग इलेक्ट्रॉन और द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से या इनर विनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसे हम कहते हैं, याद रखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। मोस्टली नोबल गैसेस के अलावा मोस्टली जो एलिमेंट हैं उनमें अगर वैलेंस शेल गैसियस आइसोलेटेड एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के मामले में इसका उल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैसेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं। मतलब क्या कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट है। तो इसी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान हमारे पास रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नली हीट देंगे, एनर्जी देंगे, हीट तो नहीं देंगे, एनर्जी देंगे, और वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, जिसके अंदर हमें एनर्जी देना पड़ेगी। इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ हैव द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल द नोबल गैसेस आर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, they can independently exist. They are the colorless, odorless and the tasteless. They are sparingly soluble in water, have the low boiling point and melting point. Due to the weak dispersion forces, वहाँ पे उन दो एलिमेंट के दरमियान, दो मालिक्यूल के दरमियान हम एक ही हीलियम है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हीलियम है तो हीलियम हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, हीलियम हम मालिक्यूल भी कह सकते हैं, हीलियम हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हीलियम आज़ादाना तौर पे एक ही एटम एग्जिस्ट कर सकता है गैसियस फेज में, तो ये हमारे पास मालिक्यूल होगा। तो इसमें जो फोर्सेस पाई जाती हैं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन अदर नाउन substances, other known elements, which is equal to the 4.2 Kelvin. इससे आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल पैरामीटर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर एक साइड पे दिया गया है, दूसरी साइड पे उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। ब्लू कलर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है और जो दूसरा कलर है उसमें बॉइलिंग पॉइंट को शो किया गया है डिफरेंट गैसेस के लिए। इसमें यहाँ पे डेंसिटी दी गई है। डायरेक्टली मैं डेंसिटीज के ऊपर आते हैं हम। नोबल गैसेस है, ईयर ऑफ द डिस्कवरी दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी सबसे कम जो है हीलियम की है, सबसे ज़्यादा जो है जीनॉन की है। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस रूम टेम्परेचर पे पाई जाती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखने वाली जो गैसेस हैं उनमें से एक गैस जीनॉन है, जिसकी डेंसिटी 5.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग टू द नेम्स ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हमने नेम किस तरह दिया हुआ है। नोबल गैसेस मतलब क्या
कि वो वाले एलिमेंट हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, लेजी हैं टूवर्ड द रिएक्शंस। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है नेम गिवन टू द नोबल गैसेस because of they do not interact with the common elements, common element के साथ interact वो नहीं करते। but recently some noble gases may interact with the other elements to form the compounds। तो इससे आगे चलते हैं, अभी हम नाम देखते हैं इनके नेम्स को, कि इनके नेम्स के अंदर इनके नेम क्यों लिखे गए हैं। हीलियम को सिर्फ हीलियम ही क्यों कहते हैं? जब देखा गया कि हमें पता है कि सन, गैलेक्सीज, स्टार्स, उनमें आम तौर पे प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा किसका बना होता है? हीलियम का। या हमें पता है कि सन के अंदर ना हमारे पास हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो हीलियम वहां पे होता है। मोस्टली हम कह सकते हैं हमारे यूनिवर्स जिसमें गैलेक्सीज आती हैं, स्टार्स आते हैं और सन आता है, उसमें हीलियम मोस्टली पाया जाता है। इसी वजह से एक ग्रीक वर्ड जिसे हम हीलियोस कहते हैं, जिसका मीनिंग सन था, उसी के नाम से इस गैस का नाम रखा गया, क्योंकि ये सन में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो सन के नाम पे ही उसका नाम रखा गया। ये पर्पल ऑरेंज लाइट इमिट करती है। ये लाइटेस्ट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर। ये सन, गैलेक्सी, स्टार्स के अंदर पाई जाती है। इसी तरह ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो रखती है। क्रायोजेनिक्स, फ्लाइट, फिलिंग बलून्स, इनमें ये यूज़ होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि हमारी जो साउंड है, हमारी जो आवाज़ है, इस आयरनी एयर के अंदर अगर यही आवाज़, यही साउंड हम सिर्फ और सिर्फ हीलियम गैस में लेके जाएं, तो इसकी साउंड पिच जो है 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, स्पीड 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि तेज़ी से मूव करेगी। क्यों तेज़ी से मूव करेगी? क्योंकि एयर से हीलियम की डेंसिटी हमारे पास लो है। जितनी डेंसिटी लो हो जाएगी उतनी मूवमेंट उसमें ज़्यादा है। हीलियम गैस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, एयर से मूवमेंट ज़्यादा है। इस वजह से थोड़ा सा भी बोलेंगे, अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीलियम है तो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी स्पीड ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ साउंड। नियोन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग न्यू होता है। ये नियो हमारे पास नोबल गैस उन्होंने डिस्कवर की थी, इस वजह से उसका नाम नियोन रखा गया। ये इंटेंस लाइट डिस्चार्ज करती है, इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि नियोन साइन यूज किए जाते हैं ट्रैफिक लाइट्स के अंदर, जिससे हम कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक को, या स्ट्रीट लाइट हम कहते हैं उन्हें। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट होती है वो बहुत दूर से नज़र आ रही होती है, उस कदरे जो उसके साथ ब्लू लाइट होती है या ग्रीन लाइट होती है उससे ज़्यादा हमारे पास रेड लाइट नज़र आ रही होती है हमें बहुत दूर से, और इसी वजह से हम रेड लाइट को अलार्मिंग लाइट यूज़ करते हैं। और ये जो रेड लाइट होती है कहाँ से बनती है? उस ट्यूब के अंदर ना नियोन गैस फिल की होती है, उसकी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से रेड लाइट बन रही होती है। और वेरी इंटेंस लाइट, बहुत तेज लाइट, शिद्दत वाली लाइट यूज होती है जो नियोन गैस से बनती है। इस वजह से नीचे लिखा हुआ है नियोन गैस इमिट्स द ब्राइट रेड कलर ऑफ द लाइट, widely used in the science and lights, once used in the making the television tube. आगे है ऑर्गन। ऑर्गन जो वर्ड है ग्रीक वर्ड एक ऑर्गोस से निकाला गया है। ऑर्गोस का मीनिंग होता है लेजी। ऑर्गन ऐसी गैस है जो आमतौर पे दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, उनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकती। अनरिएक्टिव होने की वजह से इसे हम लेजी गैस भी कह सकते हैं, ऑर्गन गैस कहते हैं। इमिट्स ब्लू ग्रीन लाइट, ये ब्लू ग्रीन लाइट को इमिट करती है। हीलियम हमने देखा है कि वो रेड
हमारे पास लाइट को इमिट करती है, लेकिन ये ब्लू ग्रीन लाइट को इमिट करती है। थर्ड मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये तीसरा एलिमेंट है। यूज इन आर्क वेल्डिंग, लाइटनिंग एंड स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट्स, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो सी डाइवर लेके साथ में जाते हैं एयर को या ऑक्सीजन को आसानी से ब्रीथ करने के लिए, तो उनमें हम एज अ इनर्ट गैस फॉर इंक्रीजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसे हम यूज़ करते हैं, आर्गन गैस को। क्रिप्टॉन, एक वर्ड हमारे पास ग्रीक वर्ड है क्रिप्टोस, जिसका मीनिंग हिडन है, क्योंकि ये छुपी रहती है गैस, ये नज़र आमतौर पे नज़र नहीं आती, ठीक है, तो इसी वजह से क्रिप्टॉन इसे हम कहते हैं, ग्रीक वर्ड से इसे भी लिया गया है। ये लाइट ऑरेंज वाइट कलर लाइट इमिट करती है, ऑरेंज वाइट कलर की लाइट को इमिट करती है। जो मेजरिंग हमारे पास यूनिट है मीटर, पुराने वक्तों में उसे हम इस तरह लेते थे, साइंटिस्ट इस तरह लेते थे कि क्रिप्टॉन के एटम्स अगर वो एक्साइट होते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो उस वक्त जितनी एनर्जी इमिट करते हैं, जितनी लेंथ में इमिट करते हैं, उस लेंथ के बराबर 1 मीटर को हम लेते थे। जिस तरह कपड़े मीटर में लेते हैं ना, तो ये मीटर की जो लेंथ है उसको हम एक्साइटेड क्रिप्टॉन एटम से निकलने वाली लाइट की लेंथ के बराबर लेते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी आप याद करें। Using many different lights, lasers considered as a non-toxic asphyxiant। का मतलब होता है बच्चे कि दम घुट जाना, यानी कि ये ऐसा नॉन टॉक्सिक गैस है जो दम घुट देती है, सांसों को कम कर देती है, सांस आसानी से नहीं आती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। लार्ज क्वांटिटी विल रिप्लेस द ऑक्सीजन, अगर हम लार्ज क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। जब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी तो ये एस्फिक्सिएंट बन जाएगी, एस्फिक्सिएशन हो जाएगी, दम घुट जाएगा, बंदा मर जाएगा। ज़ीनॉन, इसका टॉपिक नंबर 54 है। ज़ीनॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंज है ज़ीनॉन। ये ब्राइट ब्लू लाइट को इमिट करती है, ग्लो पैदा करती है। ये यूज़ है एज अ प्लाज्मा, यूज़ इन अ प्लाज्मा टीवीज, लेजर्स एंड एज एन एनेस्थेटिक के तौर पे भी इसे हम यूज़ करते हैं। मतलब क्या कि हम बेहोशी के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करना। स्पीड ऑफ साउंड इज़ लोवर्ड, हीलियम के अंदर हमने देखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें लोअर हो जाती है क्योंकि ये एयर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स कम हो जाएगी, जब मूवमेंट मालिक्यूल की कम हो जाएगी तो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। कंसीडर सेफ बट स्टिल रिस्की, ये रिस्की है, इससे बंदा बेहोश हो जाता है, और अगर ज़्यादा ज़ीनॉन आ जाए, ज़्यादा हम स्केवेंज इनहेल कर लें तो उस वक्त हमारे पास डेथ भी वकूअ पज़ीर हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू काज द एस्फिक्सिएशन इफ टू मच इज इनहेल्ड, अगर ज़ीनॉन ज़्यादा हम इनहेल। रेडॉन, इसका टॉपिक नंबर 86 है। रेडॉन का नाम क्योंकि ये रेडियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है, उसके डिके से बनता है, तो रेडियम से थोड़ा सा चेंज करके रेडॉन इसका नाम रखा गया है। ये रेडिएक्टिव एलिमेंट है, ये फास्फोरेसेंट ग्लो शो करता है, फास्फोरेसेंट लाइट पैदा करता है डार्क के अंदर।
और अगर हम एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर यूज़ करें तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। Heaviest of all the noble gases and one of the heaviest gas at the room temperature, रेडॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी 5.88 थी डेसीमीटर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे रहने वाली जो गैसेस रहती हैं, एग्जिस्ट होने करने वाली जो गैसेस होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट गैसेस हैं उनमें रेडॉन भी आती है। Once used as a medical purposes but stopped when the revealed it was the radioactive। जब रेडियोएक्टिविटी के बारे में पता चला कि रेडॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव गैस है, तो उसके बाद हम मेडिकल पर्पसेस के लिए इसे हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक गैस एंड कंसीडर एज द पब्लिक हेल्थ रिस्क, और इसे पब्लिक हेल्थ रिस्क के तौर पे लिया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हीलियम 1s2, नियोन, फिर ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। आज यहाँ तक करें, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम वो करेंगे। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।